हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। तो हम लोग आज करेंगे अपना पार्ट 2। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण और संग्रह। तो ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसकी एक क्लास अभी हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। तो फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया था, और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, भोजन के सिद्धांत, जो फूड प्रिजर्वेशन है उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन किन सिद्धांतों पर वो कार्य करता है, और भोजन खराब होता है क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी। साथ ही हम लोगों ने जाना था कि सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना भोजन। तो सूक्ष्म जीव ऐसे कौन कौन से हैं जिनके के द्वारा भोजन नष्ट हो जाता है। तो वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से थे। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जीवाणु आते हैं, फफूंद आती है, और आपका क्या आता है, जीवाणु आएगा, फफूंद आएगी, और आपका खमीर। तो ये सूक्ष्म जीव है जो भोजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने कल देखा था। तो एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो सूक्ष्म जीव ऐसे कौन कौन से थे जो भोजन को नष्ट करते हैं, जीवाणु, खमीर और फफूंद। तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो भोजन में उत्पन्न होकर उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो जीवाणु क्या होता है ये भी हम लोगों ने जान लिया था। साथ ही जीवाणु के प्रकार भी हम लोगों ने पढ़े थे। तो प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, ये हम लोगों ने जाना था। तो ये फिर से देख लेते हैं कि जीवाणु हम लोगों ने जाना था। जीवाणु क्या होता है, जीवाणु के प्रकार। तो जीवाणु क्या होते हैं ये समझ लिए थे। आज जानते हैं कि जीवाणु के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें होता है जीवाणुओं में पहला प्रकार होगा साल्मोनेला समूह। पहला क्या होता है, तो जीवाणुओं में पहला होता है साल्मोनेला समूह होता है। दूसरा होता है बॉटलिज्म समूह होता है। तीसरा होता है स्टेफिलोकोक्साई समूह होता है, और चौथा होता है क्लॉस्ट्रीडियम बेलकॉर्ड होता है। तो जो जीवाणु होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो साल्मोनेला होता है, बॉटलिज्म होता है, स्टेफिलोकोक्साई होता है, और साथ ही आप लोगों का क्लॉस्ट्रीडियम बेलकॉर्ड होता है। तो जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो जीवाणु के टाइप्स हैं ये सब आज हम लोग क्या करेंगे अपनी क्लास में जानेंगे। तो जीवाणु साल्मोनेला समूह होता है क्या है, बॉटलिज्म क्या होता है, स्टेफिलोकोक्साई क्या होता है, साथ ही क्लॉस्ट्रीडियम क्या होता है, और ये किस प्रकार से भोजन को खराब करते हैं, साथ ही इनकी विशेषताएं क्या होती है, ये सब जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानेंगे कि साल्मोनेला समूह का जो जीवाणु होता है वो क्या होता है। तो इस समूह के जीवाणु टाइफाइड, डायरिया आदि रोग उत्पन्न करते हैं। जो साल्मोनेला समूह होता है वो क्या करता है, जो साल्मोनेला समूह का जीवाणु होता है वो टाइफाइड, डायरिया, ये सारे रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो टाइफाइड का जीवाणु होता है वो कौन सा होता है, तो वो साल्मोनेला टाइफी ही होता है। तो जो साल्मोनेला जीवाणु होता है वो टाइफाइड और डायरिया ऐसे रोग उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है। इन रोगों उत्पन्न करने में किसकी भूमिका होती है, जो टाइफाइड का जीवाणु होता है वो क्या होता है, साल्मोनेला ही होता है। तो इस समूह में सबसे खतरनाक बैक्टीरिया साल्मोनेला है। जो साल्मोनेला है वो इस जाति में जितने भी जीवाणु होते हैं उसमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो साल्मोनेला ही इस जाति का सबसे खतरनाक जीवाणु होता है। और इस जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो जो टाइफाइड है और आपका डायरिया है, तो ये किसके कारण उत्पन्न होंगे, ये साल्मोनेला समूह के कारण उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं। तो इससे यही क्वेश्चन बनता है कि साल्मोनेला समूह क्या कार्य करता है। तो ये क्या करता है, ये एक जीवाणु है, और ये क्या करेगा, ये टाइफाइड और डायरिया जैसे रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। साथ ही ये अपनी जाति का सबसे खतरनाक जीवाणु है। तो साल्मोनेला समूह क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया है। अब समझते हैं कि बॉटलिज्म समूह क्या होता है। इस समूह के बैक्टीरिया बॉटलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम एनारोब है। तो जो बॉटलिज्म समूह है इसके अन्य और जाति कौन कौन सी है, तो इस समूह के अंतर्गत और कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं। तो इस समूह के मुख्य बैक्टीरिया, मतलब बॉटलिज्म तो है लेकिन इस समूह के अंदर और भी बैक्टीरिया हैं। तो वो कौन कौन से हैं, बॉटलिज्म है, क्लॉस्ट्रीडियम है, साथ ही एनारोब है। तो ये इस समूह के बैक्टीरिया हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉटलिज्म समूह के बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो एक तो बॉटलिज्म होता है, दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम होता है, तीसरा कौन सा होगा, एनारोब होगा। ये जीवाणु बदबूदार गैस उत्पन्न करते हैं जिससे कैनिंग एवं बॉटलिंग प्रक्रिया द्वारा संरक्षित भोज्य पदार्थ विषाक्त एवं जहरीला हो जाता है। ये हवा के अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं। तो जो बॉटलिज्म होता है वो क्या करता है, तो ये कैनिंग एवं बॉटलिंग की प्रक्रिया के दौरान जो भी भोज्य पदार्थ संरक्षित करके रखे जाते हैं उनमें बदबू उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें अगर बहुत दिनों तक रखा जाता है तो उनमें एक प्रकार की बदबू उत्पन्न हो जाती है। तो ये किसके कारण होती है, ये होती है आपके बॉटलिंग समूह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भोज्य पदार्थों को सड़ा करके उसमें क्या करते हैं, एक अलग तरीके की गैस बनाते हैं जिससे उसमें बदबू आने लगती है और वो भोज्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो ये किस में होते हैं, तो जब बॉटलिंग प्रक्रिया की जाती है, कैनिंग जो भोज्य पदार्थों की डिब्बाबंदी और बॉटलिंग होती है उसमें कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उसमें कौन से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, बॉटलिज्म समूह उत्पन्न, जो बॉटलिज्म होते हैं बैक्टीरिया या जीवाणु वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो बॉटलिज्म है वो कौन कौन सी प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं, तो वो कैनिंग और बॉटलिंग प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले जीवाणु होते हैं। ये भोजन में क्या करते हैं, तो ये भोजन में एक प्रकार की जो बदबूदार गैस होती है उसको उत्पन्न करने का कार्य करते हैं जिस कारण भोजन खराब हो जाता है।
और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि ये हवा के अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। मतलब अगर किसी भोज्य पदार्थ की पैकेजिंग बॉटलिंग करी जा रही है और वो सुरक्षित तरीके से नहीं की गई तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया उस बॉटलिंग की प्रक्रिया के दौरान बॉटलिंग जो डिब्बाबंदी करी जाती है उसके अंदर चले जाते हैं, और क्योंकि वो डिब्बाबंदी इस प्रकार की होती है कि उसमें किसी प्रकार की हवा अंदर नहीं जा सकती है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि हवा की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। मतलब ऐसी जगह भी जीवित रहते हैं जहाँ पर हवा नहीं जाती। तो जो बॉटलिंग के अंदर भोज्य पदार्थ होते हैं, जो बोतलें होती हैं उसमें जो भोज्य पदार्थ भरे होते हैं उनमें हवा की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह करके उनको अंदर ही अंदर क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, और इनमें एक प्रकार की ऐसी गैस उत्पन्न करते हैं जो भोज्य पदार्थ को बदबूदार बना देती है। आप समझते हैं कि स्टेफिलोकोक्काई समूह क्या कार्य करता है। तो ये जीवाणु मनुष्यों के घाव, फोड़े, फुंसिए, बाल, नाक में होते हैं। जो स्टेफिलोकोक्काई समूह होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो जो स्टेफिलोकोक्काई जीवाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो मनुष्यों के घाव में हो सकते हैं, बाल में हो सकते हैं, फोड़े और फुंसियों में हो सकते हैं, नाक में हो सकते हैं। तो इन स्थानों पे क्या होते हैं, ये जो स्टेफिलोकोक्काई होता है वो जीवाणु पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो जो स्टेफिलोकोक्काई समूह जीवाणु होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, मनुष्य के घाव में पाया जा सकता है, फोड़ों में, फुंसियों में और बाल तथा नाक में पाया जा सकता है। यहीं से ये जीवाणु क्या करते हैं, फैलते हैं। ये जीवाणु भोजन में पहुंचकर भोजन को सड़ा देते हैं। तो ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो भोजन में पहुंचकर भोजन को सड़ाने का कार्य करते हैं, तो वो कौन करेंगे, स्टेफिलोकोक्काई करता है। और साथ ही ऐसे कौन से जीवाणु हैं जो भोजन में एक प्रकार की विषैली गैस उत्पन्न करते हैं, तो वो कौन से करेंगे, वो करता है आपका बॉटलिज्म करता है। बॉटलिज्म समूह का जो जीवाणु होता है वो भोजन में एक प्रकार की विषैली गैस उत्पन्न करने का कार्य करता है। और बॉटलिंग व कैनिंग की प्रक्रिया में कौन से जीवाणु उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो बॉटलिज्म होते हैं जो बॉटलिंग और कैनिंग की प्रक्रिया में उसमें उत्पन्न होते हैं। साथ ही ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो हवा की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही ये पूछा जाएगा कि जो टाइफाइड और डायरिया है वो कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो वो कौन से जीवाणु के कारण होगा, साल्मोनेला के कारण होता है। तो इसी प्रकार के जीवाणु के क्वेश्चन आते हैं। और ये टाइप्स हम लोगों ने साल्मोनेला समझ लिया है, बॉटलिन समझ लिया और स्टेफिलोकोक्काई समझ लिया। साथ ही हम लोगों का एक रह गया क्लोस्ट्रीडियम विल्कोर्ड। तो 3 हम लोगों ने समझ लिए, ये जीवाणुओं के प्रकार थे और इनके कार्य थे। ये इसी प्रकार से क्या करते हैं, भोजन को खराब करने का कार्य करते हैं। तो जो आपका चौथा जीवाणु है वो कौन सा है, वो क्लोस्ट्रीडियम क्या है, जो क्लोस्ट्रीडियम विल्कोर्ड है। तो ये क्या कार्य करता है, ये कहाँ पे उपस्थित होगा, ये जीवाणु बासी भोजन में उपस्थित होता है। तो जो बासी भोजन है उसमें कौन सा जीवाणु प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम विल्कोर्ड जो होता है वो बासी भोजन में उपस्थित होने वाले जीवाणु होते हैं। और इनकी वृद्धि 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अगर इनको 30 से 50 डिग्री का टेम्परेचर मिल गया तो ये इस टेम्परेचर में बासी भोजन में तेज़ी से वृद्धि करते हैं और उस भोजन को क्या करते हैं, और भी खराब कर देते हैं। यह मिट्टी, हवा, पानी में उपस्थित होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जीवाणु जो क्लोस्ट्रीडियम होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो क्लोस्ट्रीडियम विल्कोर्ड होते हैं वो कहाँ, मिट्टी में, हवा में और पानी में पाए जाते हैं। तो जो क्लोस्ट्रीडियम विल्कोर्ड है वो किस भोजन में पाया जाएगा, बासी भोजन में उपस्थित होता है। बासी भोजन में क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। किस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो 30 से 50 डिग्री का सेल्सियस का अगर टेम्परेचर उनको मिल जाता है तो इस टेम्परेचर पे वो अपनी संख्या को और बढ़ाते हैं। तो और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो मिट्टी, हवा और पानी में ये जीवाणु पाए जाते हैं। तो जीवाणु सूक्ष्म जीवों द्वारा जो नष्ट होने वाला भोजन था उसमें हम लोगों ने जीवाणु पढ़े हैं। अभी सिर्फ क्या पढ़ा है, जीवाणु पढ़ा है और जीवाणु के प्रकार पढ़ लिए। तो साल्मोनेला समूह क्या करता है, साल्मोनेला समूह टाइफाइड और डायरिया उत्पन्न करने का कार्य करता है। और जो आपका बॉटलिज्म समूह है वो क्या करता है, वो भोज्य पदार्थों में बदबूदार गैस उत्पन्न करने का कार्य करता है। और किस प्रक्रिया में, तो बॉटलिंग और कैनिंग की प्रक्रिया में बदबूदार गैस उत्पन्न करने का कार्य करता है। वो भी किसमें, भोज्य पदार्थों में। साथ ही जो स्टेफिलोकोक्काई समूह है ये क्या करते हैं, तो ये भोजन को सड़ाने का कार्य करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि भोजन को सड़ाने का कार्य कौन से जीवाणु करते हैं, तो वो कौन से करते हैं, जो स्टेफिलोकोक्काई होते हैं वो भोजन को सड़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही बॉटलिज्म जो समूह का होता है वो भोजन में बदबूदार गैस उत्पन्न करता है। और जो क्लोस्ट्रीडियम विल्कोर्ड होता है तो ये क्या करते हैं, बासी भोजन में उत्पन्न होते हैं और बासी भोजन को और भी सड़ाते हैं व खराब करते हैं। तो ये अगर शॉर्ट में याद करना चाहते हैं हम लोग तो ऐसे लिख करके याद कर सकते हैं कि कौन सा जो जीवाणु है वो भोज्य पदार्थों में कौन सा कार्य करता है, कौन सा विकार उत्पन्न करता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि खमीर क्या होता है। तो हम लोगों ने जाना था कि सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होने में जीवाणु आते हैं और खमीर आता है और फफूंद आता है। तो जीवाणु हम लोगों ने कर लिए। अब समझते हैं कि खमीर किस प्रकार से भोजन को नष्ट करता है और खमीर होता क्या है। तो जो खमीर है वही ईस्ट होता है, जो ईस्ट होता है वही खमीर होता है। जो खमीर है वो केवल किसमें पाया जाएगा, जो शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, जो जिन पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उन्हीं भोज्य पदार्थों को नष्ट करने का कार्य कौन सा करता है, तो खमीर करता है। खमीर कौन से भोज्य पदार्थों को नष्ट करता है, तो ऐसे भोज्य पदार्थ जो शर्करा युक्त होते हैं या जिनमें कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है उन भोज्य पदार्थों को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो खमीर करता है। खमीर कौन से भोज्य पदार्थों को नष्ट करेगा? शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। खमीरीकरण की क्रिया इसी के द्वारा होती है। इस क्रिया में शर्करा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल में बदल जाती है। तो जो खमीरीकरण की क्रिया होती है वो किसके के द्वारा होती है? तो वो खमीर के द्वारा होती है। अगर खमीरीकरण करना है तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? खमीर मिलाना पड़ेगा। तो उसी खमीर के द्वारा क्या होगा? खमीरीकरण की क्रिया होती है। और अगर यही खमीरीकरण की क्रिया लंबे समय तक चलती रहती है तो वो उस भोज्य पदार्थ को क्या करती है? खराब कर देती है, सड़ा देती है और खाने योग्य नहीं रखती। तो खमीरीकरण की प्रक्रिया का एक समय निश्चित होता है। अगर उस प्रक्रिया के अंदर उस भोज्य पदार्थ का यूज़ नहीं किया गया तो ये अगर खमीरीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी तो वो भोज्य पदार्थ को खराब करने का कार्य भी करती है। और जो खमीरीकरण की क्रिया होती है इसमें क्या होता है? जो शर्करा है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये तीनों किस में बदल जाते हैं? खमीरीकरण की क्रिया में शर्करा, अल्कोहल और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिटिक अम्ल व लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। तो खमीरीकरण की क्रिया में जो शर्करा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किस में बदल जाते हैं? लैक्टिक अम्ल व एसिटिक अम्ल में बदल जाते हैं। तो खमीरीकरण की क्रिया के बाद जो भी भोज्य पदार्थ होगा अगर उसको आपने खाया होगा तो वो उसमें क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो वो किसके कारण आता है? वो लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि खमीरीकरण की प्रक्रिया में जो भी अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी शर्करा होती है वो किस में बदल जाती है? लैक्टिक अम्ल व एसिटिक अम्ल में बदल जाती है, जिसके कारण जो भोज्य पदार्थ है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है। और लगातार अगर यही खमीरीकरण की क्रिया चलती रहती है तो जो भोज्य पदार्थ है वो इतना खट्टा और इतना खराब हो जाता है कि वो खाने योग्य नहीं रहता और उसमें जो भी पौष्टिकता होती है वो सब नष्ट हो जाती है। तो खमीर हम लोगों ने कर लिया है, जीवाणु भी कर लिए, अभी हम लोगों को क्या करना है? फफूंद करना है। तो दो चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। खमीर क्या होता है? जो ईस्ट होता है वही खमीर होता है और ये ऐसे उत्पादों में पाया जाता है जिसमें शर्करा होती है, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में होता है, शर्करा युक्त होते हैं, उनमें क्या होता है? उन्हीं में खमीरीकरण की क्रिया होती है। अब हम लोगों ने क्या जान लिया? हम लोगों ने खमीर भी पढ़ लिया जीवाणुओं में और फफूंद भी खमीर भी पढ़ लिया और जीवाणु भी जान लिया। अब जानते हैं कि फफूंद क्या होता है, फफूंद किस प्रकार से भोजन को खराब करने का कार्य करता है। तो जो फफूंद होता है उसको फंगस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फंगस भी बोला जाता है। तो फफूंद को फंगस भी बोला जाता है और इसको फफूंद भी बोला जाता है। तो अनाजों को बर्बाद करने में फफूंद का महत्वपूर्ण स्थान होता है। फफूंद क्या करती है? सबसे ज़्यादा अनाजों पर प्रभाव डालती है और अनाजों को नष्ट करने का कार्य करती है। फफूंद लग जाने से भोज्य पदार्थों का तापमान बढ़ जाता है, उनसे बदबू आने लगती है, पोषक मूल्य कम हो जाता है, स्वाद बिगड़ जाता है। तो फफूंद क्या करती है? जिस भी भोज्य पदार्थ में लगती है उसके तापमान को बढ़ा देती है और बढ़ाने के बाद क्या करती है? उसको सड़ाने का कार्य करती है और वो भोज्य पदार्थ क्या होता है? तापमान बढ़ने के कारण सड़ जाते हैं, साथ ही उसमें बदबू आने लगती है और उसका जो पोषक मूल्य होता है वो भी कम हो जाता है। तो फफूंद किस प्रकार से भोजन को नष्ट करेगी? जो फफूंद होती है विशेषतः अनाजों में लगती है और अनाजों को नष्ट करने का कार्य करती है। जो फफूंद होती है वो क्या करती है? पहले भोजन का तापमान बढ़ाएगी, फिर उसमें अनाजों का तापमान बढ़ाने के बाद उसमें लग जाती है और उसमें बदबू उत्पन्न करती है, साथ ही उसे विषैला बनाती है और उसको क्या करती है? उसको सड़ा देती है और उसमें बदबू उत्पन्न करती है और उसके पोषक मूल्य को भी घटाने का कार्य करती है। तो ये फफूंद इस प्रकार से भोजन को खराब करते हैं। साथ ही जब ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? इन सारी क्रियाओं के बाद जब भोजन क्या हो जाएगा? बदबू आने लगेगी, उसका तापमान बढ़ जाएगा, उसका पोषक मूल्य कम हो जाएगा। तो साधारण सी बात है, भोजन कैसा हो जाएगा? विषाक्त और जहरीला हो जाता है, उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। तो विषाक्त और जहरीला क्यों हो जाता है? क्योंकि फफूंद लगने से भोजन का तापमान बढ़ जाता है, उसका पोषक मूल्य गिर जाता है और उसमें क्या हो जाते हैं? उसमें बदबू आने लगती है, जिसके कारण जो भोजन का स्वाद है वो खराब हो जाता है और भोजन कैसा हो जाता है? विषाक्त व विषैला हो जाता है। फफूंद भोजन में माइकोटॉक्सिन विष उत्पन्न करते हैं। तो फफूंद भोजन में कौन सा विष उत्पन्न करती है? जो फफूंद है वो भोजन में कौन सा विष उत्पन्न करने का कार्य करती है? जो फफूंद है वो भोजन में माइकोटॉक्सिन, मतलब जो माइकोटॉक्सिन विष होता है वो उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि फफूंद भोजन में कौन सा विष उत्पन्न करती है? तो जो फफूंद होती है वो भोजन में माइकोटॉक्सिन विष उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। फफूंद वनस्पति श्रेणी का सूक्ष्म जीव है। तो ऐसा कौन सा जीवाणु है जो वनस्पति श्रेणी की सूक्ष्म जीवों में आता है? जो फफूंद है वो वनस्पति श्रेणी का सूक्ष्म जीव है। कौन सी श्रेणी का? वनस्पति श्रेणी का सूक्ष्म जीव है। जो फफूंद है कौन सी श्रेणी का सूक्ष्म जीव है? तो ये वनस्पति श्रेणी के सूक्ष्म जीव में आता है, क्योंकि ये क्या करता है? अनाजों को खराब करता है, साथ ही उसमें बदबू उत्पन्न करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाता है, उसका स्वाद भी बिगाड़ देता है और उसके पोषण मूल्य को भी खराब कर देता है और उसको विषाक्त व जहरीला बना देता है। तो ये सारे किसके कार्य होते हैं? ये सारे फफूंद के कार्य होते हैं। ये
कितने टेम्परेचर पर अपनी वृद्धि करता है। तो जो फफूंद होता है वो 20 से 30 डिग्री, मतलब अगर उसको 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर मिल गया, इतने तापमान मिल गया, तो वो इस टेम्परेचर में तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और भोजन को बहुत जल्दी क्या करते हैं, खराब करने का कार्य करते हैं। तो जो फफूंद है वो कितनी डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि करते हैं, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि करते हैं। कौन सा विष उत्पन्न करते हैं, तो माइकोटॉक्सिन विष उत्पन्न करते हैं। वह मुख्यतः किसको खराब करने का कार्य करते हैं, तो अनाजों को खराब करने का जो कार्य है वो कौन करता है, तो वो फफूंद करता है। अब समझते हैं, हम लोगों ने जीवाणुओं में पूरे पढ़ लिए, साथ ही ये जीवाणु भी पढ़ लिए, फफूंद भी पढ़ लिए, खमीर भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया है। आज समझते हैं भोजन का स्वतः खराब होना। भोजन स्वतः किस प्रकार से खराब हो जाता है, तो भोजन के खराब होने में कितनी चीज़ें जिम्मेदार है, उसमें हम लोगों ने जीवाणु, फफूंद और खमीर कर लिया। समझते हैं कि भोजन का स्वतः खराब होना ये क्या है, किस प्रकार से खराब होता है। तो भोज्य पदार्थों में एंजाइम, भोज्य पदार्थों को पकाने में किसका योगदान होता है, तो भोज्य पदार्थों को पकाने में एंजाइम, मतलब जो भी फल होते हैं वो किसके कारण पकते हैं, तो उसमें जो भी एंजाइम उपस्थित होते हैं उसकी अभिक्रिया के कारण क्या करते हैं, फल पक जाते हैं। तो भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम भी भोजन को खराब करते हैं। फलों को पकाने में एंजाइम सक्रिय होते हैं। फल क्यों पकते हैं, क्योंकि जो एंजाइम होते हैं उनकी सक्रियता के कारण क्या होता है, जब फल बड़े हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, वो पकने लगते हैं। और वो एंजाइम लगातार अगर निरंतर सक्रिय रहते हैं, फल का यूज़ नहीं किया जाता है, तो वो पकने के कारण एक समय ऐसा आता है कि वो इतना पक जाते हैं, उन एंजाइम जो सक्रियता होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि फल अत्यधिक पककर क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये होता है भोजन का स्वतः खराब होना, मतलब कोई बाहरी कारक जाकर के उसको खराब नहीं करता। भोजन स्वतः अपने आप क्या होते हैं, जो भोज्य पदार्थ है, जो फल है, वो स्वतः क्या होते हैं, अपने आप धीरे 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 पक करके, स्वयं उसके एंजाइम्स के कारण पक करके एक दिन क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं और सड़ जाते हैं। तो स्वतः खराब होने का मतलब है जो भी भोज्य पदार्थ है उसमें जो भी एंजाइम उपस्थित है उसके कारण वो स्वतः पक जाते हैं। कोई बाहरी रोल, क्या बाहरी कोई जीवाणु या कारक उसमें उत्पन्न होकर उसको खराब करने का कार्य नहीं करता है। तो भोजन का स्वतः खराब होना है कि उसके अंदर जो एंजाइम उपस्थित होते हैं वो एक दिन उसको पका करके इतना पका देते हैं भोज्य पदार्थ को कि उसकी स्थिति क्या हो जाती है, सड़ने जैसी हो जाती है और वो खाने योग्य नहीं रहता है। तो भोजन को स्वतः खराब होने में कौन जिम्मेदार होता है, तो उसके एंजाइम जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होता है, उसमें उपस्थित एंजाइम जो होते हैं वो भोजन को स्वतः खराब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला क्या है, भौतिक व यांत्रिक कारणों से भोजन का नष्ट होना। तो भौतिक कारणों से किस प्रकार नष्ट होता है, तो भौतिक व यांत्रिक कारण क्या होते हैं, जब भोज्य पदार्थ में कोई बाहरी चोट या आघात लग जाता है। मान लीजिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, टमाटर लेके आ रहे हैं 1 किलो, और वो टमाटर किसके कारण, उसमें कोई भी बाहरी आघात या चोट लग गई, उसके ऊपर कोई भारी सामान गिर गया जिससे वो क्या हो गए हैं, दब गए, और दबने के कारण वो क्या हो गए, लास्ट में वो दबने के कारण अगर उनको रखा जाता है तो वो सड़ने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि बाहरी आघात, मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जो बाहरी आघात या चोट के कारण या दबाव पड़ने से खराब होने लगते हैं, तो वो कारण कौन से होते हैं, वो यांत्रिक या भौतिक कारण होते हैं। ऐसे कारण जिसके कारण कोई बाहरी जो भोज्य पदार्थ है उस पर कोई बाहरी चोट या आघात लग जाए, उस पर कोई दबाव पड़ जाए, जिसके कारण वो कुछ समय के बाद सड़कर या गलकर नष्ट हो जाता है और खाने योग्य नहीं रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं, वो यांत्रिक कारण होते हैं और वो यांत्रिक कारण कहलाते हैं। तो गाइस, ये हम लोगों की पूरा टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और इतना ही था। इसके बाद हम लोगों ने ये कर लिया है कि जीवाणु और सूक्ष्म जीव भोजन को किस प्रकार से नष्ट करते हैं। तो गाइस, क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद का जो इसमें पार्ट रह गया उसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।